आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ जो छोटे छोटे डेफिनेशन है उसको हम एक बार देख लेंगे, ओवरव्यू जो है क्या होता है। उसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स जो प्रोसेस है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहली बात हम थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं ना। तो थर्मोडायनामिक्स जो होता है एक ब्रांच होता है फिजिक्स का, जिसमें हम हीट का अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में एक्सचेंज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डेफिनेशन है आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम का। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जैसे यूनिवर्स का कोई भी पार्ट है ना, ये आपका यूनिवर्स का कोई भी, सपोज इस पार्ट को अगर मैं चूज़ किया हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए, सपोज ये छोटा सा हमारा पार्ट है और इस पार्ट को अगर मैं चूज़ किया हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए, यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए चूज़ किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। अब ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है आपका क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप हीट और मैटर दोनों का आप क्या कर सकते हो, हीट का आप एक्सचेंज कर सकते हो, बट मैटर का अगर एक्सचेंज नहीं कर सकते तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है क्या। देन ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हीट और मैटर दोनों का क्या होता है, आपका एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर ओपन सिस्टम। एंड नंबर 3 आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है तो ना ही हीट का एक्सचेंज होता है और ना ही क्या होता है, मैटर का एक्सचेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो तीनों जो है आपके अलग अलग सिस्टम कहलाएंगे, जैसे क्लोज हो गया, ओपन हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, देन नेक्स्ट है आपका सराउंडिंग। सराउंडिंग किसको बोलेंगे, ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हमारा यूनिवर्स हो गया, ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, आपका यूनिवर्स हो गया, और ये छोटा सा हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा छोटा सा सिस्टम हो गया जिसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या किए हैं, चूज़ किए हैं। तो इसके अलावा, इस सिस्टम के अलावा जो भी कुछ है वो क्या सब क्या कहलाएगा, आपका सराउंडिंग क्या कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनामिक स्टेट। ठीक है, जैसे कोई ये थर्मोडायनामिक आपका सिस्टम हो गया, इस सिस्टम के बारे में अगर जैसे आपको इन्फॉर्मेशन अगर देना है, इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ थर्मोडायनामिक वेरिएबल हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो पीवीटी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। और स्टेट जो है आइडियल गैस के लिए अगर मैं बोलूँ तो आइडियल गैस के लिए कि स्टेट इक्वेशन जो होता है हमारा, दैट इज़ स्टेट इक्वेशन जो होता है, दैट इज़ नथिंग बट पी वी इज गोस टू एनआरटी। ठीक उसी प्रकार आपका वंडरवॉल गैस के लिए होता है ना। नेक्स्ट जो है वंडरवॉल गैस, या इसी को हम बोल सकते हैं रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस के लिए क्या हो जाता है, ये P+A/V² हो जाता है, और ये कितना हो जाता है आपका V-B हो जाता है, और ये इक्वल टू कितना हो जाता है आपका nRT हो जाता है, कुछ इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है क्या, ये RT होता है, और इसको आप चाहें तो एन मोल्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो एन मोल के लिए जब लिखते हैं तो यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एन आ जाता है। ठीक है क्या, ये हो जाता है P+N/V और V-NB, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका nRT हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेट इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन एंड वंडरवॉल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, ये 3 प्रकार के आपके हो सकते हैं, एक होता है थर्मल, दूसरा होता है आपका मैकेनिकल, और तीसरा क्या होता है आपका केमिकल। अब देख लेते हैं ये सब क्या होता है आपका। जैसे आपका कोई 2 सिस्टम है, सिस्टम ए और बी। ठीक है, सिस्टम ए और बी है, और इनके बीच जो वॉल है ना, ये जो वॉल है ये अगर कंडक्टिंग है मतलब यहाँ पे हीट का क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र अगर हो सकता है। हीट का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या होगा, सपोज इसका टेम्परेचर अगर TA है और इसका टेम्परेचर क्या है आपका TB है, एंड TA इज़ ग्रेटर देन क्या है आपका TB है, तो हीट का जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, आपका A से B की ओर होगा। हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, दैट इज़ A to B होगा, और तब तक होते रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, TA इज इक्वल्स टू TB ना हो जाए, TA इज इक्वल्स टू TB ना हो जाए। मतलब ये जो टेम्परेचर अगर जब तक दोनों का सेम ना हो जाता है तब तक ये हीट का क्या फ्लो होते रहता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर जो है दोनों साइड का अगर सेम हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी क्या होता है, आपका जो प्रेशर जो है दोनों तरफ का क्या हो जाता है, आपका सेम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका
केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो क्या हो जाते हैं आपके सेम हो जाते हैं, या केमिकल पोटेंशियल जो बोलें वो क्या हो जाता है आपका, दोनों तरफ अगर सेम हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? देन चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि सपोज हमारे पास कोई 3 सिस्टम है ना, ये हमारा, मैं केवल जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग को सारी चीज़ें जो है पहले से आ रही हैं, केवल और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ आप लोग को। सपोज हमारे पास कोई 3 सिस्टम है, ये कुछ इस प्रकार से है आपका 3 सिस्टम जो है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है कंप्लीट तीनों जो है, ये सिस्टम ए हो गया, सिस्टम बी हो गया, सिस्टम सी हो गया, है ना। सिस्टम ए जो है बी और सी से सेपरेटली अगर इक्विलिब्रियम में है ना, सिस्टम ए जो है बी और सी के साथ क्या है, सेपरेटली अगर इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी भी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या देता है, टेम्परेचर को क्या करता है, परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? टेम्परेचर को, या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को क्या बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। ठीक है क्या? जैसे आपके 3 सिस्टम हो गए, तो 3 सिस्टम में 2 सिस्टम आपके अगर क्या है सेपरेटली अगर थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ हैं तीसरे वाले के साथ, तो ये दोनों पहले और दूसरे वाले भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है क्या? देन नेक्स्ट क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, जैसे कोई सिस्टम हो गया आपका, ये आपका कोई अगर सिस्टम हो गया है ना, ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम को सपोज आप डेल की एनर्जी दे रहे हो, इस सिस्टम को आप डेल की एनर्जी दे रहे हो, तो क्या होगा इस सिस्टम में, इस सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क किया जाएगा और साथ साथ क्या होगा, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा। ये जो है एनर्जी जो है, डेल क्यू एनर्जी जो है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट क्या करेगा, इसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, और दूसरा पार्ट से क्या होगा, इसमें इसके द्वारा वर्क डन किया जाएगा, ये इसके द्वारा क्या किया जाएगा, वर्क डन किया जाएगा। ठीक है क्या? तो ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। किसको बताता है? दैट टेल्स नथिंग बट योर एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है क्या? ये क्या बताता है आपका, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, जिसमें अगर कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को आप डेल क्यू एनर्जी अगर दे रहे हो, तो ये जो डेल क्यू एनर्जी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट क्या करता है, इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, और दूसरा पार्ट क्या करता है, इसके वर्क डन करता है ना। इस सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, दूसरे पार्ट से वर्क डन किया जाता है। तो ये किसको बताता है, आपका एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या है, आपका केमिकल पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या है आपका, केमिकल पोटेंशियल। जैसे कोई सिस्टम है, सिस्टम में अगर मैं किसी एक पार्टिकल को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एब्जॉर्ब करा रहा हूँ, या उससे एक पार्टिकल रिलीज करा रहा हूँ। ठीक है, एक पार्टिकल या तो किसी सिस्टम, ये कोई सिस्टम हो गया आपका, और सिस्टम में अगर मैं किसी पार्टिकल को, एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल को क्या करा रहा हूँ, उसमें इंसर्ट करा रहा हूँ या एब्जॉर्ब करा रहा हूँ बोल दिए, और ये क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल को क्या कर रहा हूँ, मैं रिलीज करा रहा हूँ, या तो मैं रिलीज करा रहा हूँ, या तो मैं इसको क्या करा रहा हूँ, एब्जॉर्ब करा रहा हूँ। तो चेंज इन, है ना, ऐसा अगर करा रहा हूँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केमिकल पोटेंशियल ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ 1 पार्टिकल फ्रॉम द सिस्टम, 1 एब्जॉर्ब्ड और 1 रिलीज्ड। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो इसको एक पार्टिकल इसको हमने एब्जॉर्ब कराया है, या तो इससे एक हमने रिलीज़ कराया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वही क्या कहलाएगा, आपका केमिकल पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? देन नेक्स्ट क्या है आपका, ये इंटरनल एनर्जी है ना। तो चलिए यहाँ पे जो है, ये जो म्यू जो होता है ना, ये जो हमारा म्यू जो होता है, दैट इज़ नथिंग बट योर, दैट इज़ म्यू इज इक्वल्स टू होता है आपका डी यू अपॉन डी एन, या डेल यू अपॉन क्या कर सकते हैं, डेल एन। अब ये आता कहाँ से है, ये बेसिकली आपका आता है, दैट इज़ डी यू इज इक्वल्स टू होता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ से आया ये, है ना, ये कहाँ से आया है आपका, ये डी यू को मैंने अकेला छोड़ दिया, इधर मैं इसको लेके चला गया, और देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका, प्लस डी एन, म्यू डी एन, ये कुछ इस प्रकार से आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर म्यू डी एन। अब ये जो हमारा डी क्यू जो होता है ना, रुकिए इसको हम बाद में करेंगे इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, डी यू हो गया। देन डी क्यू इज़ नथिंग बट योर टी डी एस, ये बाद में देखेंगे हम, है ना। डी क्यू को हम क्या लिखते हैं, टी डी एस लिखते हैं, क्योंकि डी एस जो होता है हमारा क्या होता है आपका, डी क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, क्लाउसियस थ्योरम से क्या होता है, डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है ना, इंटीग्रेशन, ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है
ऐसा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस हो जाएगा, देन माइनस कितना हो जाएगा आपका पी डी वी। ये पी डी वी कैसे आता है अभी देखेंगे, वर्क डन का जब निकालेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा आपका म्यू डी एन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एस और वी अगर कांस्टेंट हो जाए, एस और वी अगर कांस्टेंट हो जाए तो कितना हो जाएगा, डी एस जीरो हो जाएगा और डी वी बी कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। देन डी यू जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट म्यू डी एन, एंड देन एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डेल्टा यू अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट डेल्टा एन एट एस वी इज कांस्टेंट। ये कुछ इस प्रकार से। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका केमिकल पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन कितना हो जाएगा, डेल एन हो जाएगा एट कांस्टेंट एस एंड एन, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, जब कोई एक पार्टिकल जो है किसी सिस्टम में या तो एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है, तो उस सिस्टम में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वही क्या कहलाती है आपकी पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट है आपका इंटरनल एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो यू जो होता है, दिस यू इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये गैस मॉलिक्यूल के आपके काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं आइडियल गैस, है ना। आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस में हम कंसिडर करते हैं जैसे आपके पास ये आपका कंटेनर हो गया और इस कंटेनर में क्या है आपका गैस ये भरा हुआ है, ठीक है। ये कंटेनर में क्या है, गैस भरा हुआ है। तो आइडियल गैस के में कंसिडरेशन हमारा ये रहता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच इंटर एटॉमिक जो फोर्स जो लगता है वो जीरो होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, या बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। देयर इज़ नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज जीरो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर जीरो है, इसका मतलब जो आपका टोटल एनर्जी जो होगा या जो इंटरनल एनर्जी होगा दैट इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे कितना आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, यही पढ़े हैं हम, ठीक है। और जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम पढ़े हैं कि ये जो है इन्वर्सिव डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है किसके, अंडर रूट टी के। ये जो वी जो होता है वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है किसके, अंडर रूट टी के, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े हुए हैं हम कि हमारा जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी आता है, ये हम देखेंगे, है ना, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज आल्सो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ये भी क्या होगा आपके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा किसके, अंडर रूट टी के, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं देखूँ तो आइडियल गैस के केस में जो हमारा इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क डन। ओके, तो वर्क डन में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास ये आपका सिलेंडर है, सपोज ये आपका सिलेंडर हो गया और सिलेंडर में ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से आपका सिलेंडर, मान लेते हैं कि इसका एरिया जो है कितना है आपका ए है, कितना है एरिया जो है ए है, और इस पर आप कितना फोर्स लगा रहे हो, सपोज एफ फोर्स लगा रहे हो। एफ फोर्स लगाने के बाद सपोज इसमें क्या होता है, एक्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ये सपोज जो है कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया ऐसा, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, डी एक्स हो गया। ये कुछ इस प्रकार से आपने एफ फोर्स लगाया और इसका एरिया ए है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, डी एक्स हो गया। तो वर्क डन जो होगा हमारा, जो वर्क डन जो होगा, वर्क डन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, फोर्स इंटू क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना है आपका एफ और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका डी एक्स है, यही है आपका। चलिए अब आगे देखते हैं, दिस इज नथिंग बट योर डी डब्ल्यू, दिस इज नथिंग बट योर डी डब्ल्यू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एफ अपॉन अगर मैं ए कर दूँ और इसको ए इंटू अगर डी एक्स कर दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इज नथिंग बट योर प्रेशर और ए इंटू डी एक्स दैट इज नथिंग बट योर वॉल्यूम,
ठीक है, तो PdV है ना, तो dW इक्वल टू कितना होता है आपका PdV होता है, जो हम वहाँ पे यूज़ किए थे, है ना, जो हमने इक्वेशन लिखा था, दैट इज़ DQ इक्वल टू DU प्लस DW जो लिखा था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, DU प्लस PdV, ये कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, DQ इक्वल टू DU प्लस PdV। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं W अगर निकालना चाहूँ तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका PdV हो जाएगा, क्या हो जाएगा PdV हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो वर्क डन जो होता है ये कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है, उसको देख लेते हैं ना। तो हमारा ये जो वर्क डन भाई साहब है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो, जैसे कोई सिस्टम है ना, तो कोई सिस्टम को हमने किस लिए उसको डिज़ाइन किए हैं, हमने सिस्टम को इसलिए डिज़ाइन किए हैं या नेचर ने सिस्टम को किसी चीज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है कि उससे हम वर्क करा सकें, है ना, कि वो हमको कार्य करके दे। अगर ऐसा अगर सिस्टम है कि उसके द्वारा अगर वर्क डन किया जाता है, उसके द्वारा अगर वर्क डन किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और क्या हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम अगर हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है क्या। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है उसके लिए क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम सारी चीज़ क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए ये आ गया हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यहाँ से हम चालू करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस से। कहाँ से चालू करेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस से। क्लियर है क्या? चलिए चेक कर लेता हूँ मैं। चलिए तो आइसोबारिक इस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो प्रेशर जो है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, क्या होता है प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है। तो डीपी हमारा क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो हमारा डीपी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 2 दैट इज पी वी इज टू क्या होता है आपका एन आर टी होता है, पी वी इज टू क्या होता है आपका एन आर टी होता है। तो क्या हो जाएगा आपका P तो कांस्टेंट है आपका, P कांस्टेंट है तो V इज टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट एन आर टी अपॉन कितना हो जाएगा P हो जाएगा। अब इतना कंप्लीट आपका कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा V इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। या आप इसी को लिख सकते हो V1 अपॉन V2 दैट इज इक्वल टू T1 अपॉन कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा। किसके केस में, आपके आइसोबारिक प्रोसेस के केस में, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन का, नंबर 3 है पॉइंट आपका वर्क डन का, ठीक है क्या। तो वर्क डन आपका W इक्वल टू कितना होता है इंटीग्रेशन PdV होता है, क्या होता है आपका PdV होता है। सपोज इसमें जो वॉल्यूम जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका V1 से V2 तक जा रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा PV2 माइनस कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा। दैट W इक्वल टू कितना हो जाएगा PV2 माइनस कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब PV डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो PV डायग्राम कितना हो जाएगा आपका PV डायग्राम, ठीक है। PV डायग्राम कितना हो जाएगा हमारा, कैसे कैसे बनेगा PV डायग्राम जो है, देखिए ये आपका प्रेशर हो गया, ये आपका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, ठीक है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रेशर अगर क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके केस में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा PV। इस केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आपका दोनों जो है क्या हो जाएंगे, इसके PV डायग्राम हो जाएंगे। देन नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर देखें नंबर 5 फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो क्या होता है आपका दैट इज डी क्यू इज टू कितना होता है DU प्लस PdV होता है, ये कुछ इस प्रकार से। तो P तो कांस्टेंट है आपका, ठीक है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है क्या। DQ इज टू PdV हो जाएगा, ठीक है, और DU इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा दैट इज DQ माइनस PdV हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये तो इतना ही रहेगा, बाकी प्रोसेस में क्या होगा ये चेंज होगा। तो चलिए दूसरा प्रोसेस देखते हैं। दूसरा प्रोसेस है हमारा दैट इज नथिंग बट योर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, ये देखिए यहाँ पे जो था आपका आइसोबोरिक प्रोसेस, मतलब ये क्या होता है समदाबिक, है ना। ये क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समदाबिक,
ठीक है क्या, दाब क्या होता है वहाँ पे, समान होता है। और आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, सम आयतनिक, सम आयतनिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका बेसिकली जो है v क्या होता है आपका, फर्स्ट नंबर v क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। v क्या होता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। dv कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। v अगर कांस्टेंट है तो dv कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो pv इक्वल्स टू क्या होता है आपका, nrt होता है। pv इक्वल्स टू क्या होता है आपका, nrt होता है। देन p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, nrt अपॉन v इंटू टी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, और इतना क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर देखूँ इसी में अगर देखें तो ये क्या लिख सकते हो आप, p1 अपॉन p2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये t1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, t2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। नंबर थर्ड अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, है ना, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन W इक्वल टू कितना होता है आपका, इंटीग्रेशन PdV होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट योर PV इक्वल्स टू, हाँ dV इक्वल टू कितना है आपका, जीरो है। dV इक्वल टू कितना है आपका, जीरो है। तो ये डायरेक्ट W कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है उसमें वर्क डन हमेशा कितना होता है आपका, जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होता है वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि dV इक्वल टू पहले ही हम क्या ले लिए हैं, जीरो ले लिए हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो dV इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 पीवी डायग्राम अगर मैं देखूं, है ना, पीवी डायग्राम, ठीक है। तो पीवी डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो पीवी डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये P हो गया आपका, ये V हो गया। अब हमारा V जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट रहता है तो कुछ इस प्रकार से ये ऐसा, इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। एक में प्रेशर कम हो रहा है और एक में प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक, कैमरा चल रहा है ना, ठीक, ओके। हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है। नंबर 5 इसमें, नंबर 5 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है आपका, डी क्यू इज टू कितना होता है, डी यू प्लस पी डी वी होता है। और डी वी कितना है यहाँ पे, जीरो है, तो डी यू इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, डी क्यू के बराबर हो जाता है। मतलब जितना आप हीट दोगे वो क्या करेगा, वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ होगा, ठीक है क्या। जो क्या करेगा, अगर आप कोई सिस्टम है, सिस्टम को अगर आप डी क्यू एनर्जी अगर दे रहे हो तो ये कंप्लीट क्या करेगा, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ होगा, ठीक है। वर्क डन तो इसमें जीरो हो जाता है, इसमें जो वर्क डन जो किया जाता है दैट इज़ जीरो। वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जितना हीट दोगे उतना क्या करेगा, उसमें इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। क्लियर है क्या, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 3 आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सम आयतनीय, सम क्या बोलते हैं इसको, तापीय, है ना, सम तापीय, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है आपका, जो T जो होता है हमारा, T क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। T अगर कांस्टेंट हो गया तो dt कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। T अगर कांस्टेंट है तो dt कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। देन नेक्स्ट PV इक्वल टू कितना होता है आपका, nRT होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर P इज इक्वल टू nRT, ये तो कांस्टेंट है, और ये कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, कितना हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। देन P1/P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, V2 अपॉन कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। P1/P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, V2/V1 हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हाँ नेक्स्ट क्या देखते हैं हम इसमें, नंबर 3 हम देखते हैं वहाँ पे वर्क डन, ठीक है क्या। वर्क डन क्या होता है आपका, दैट इज वर्क डन W इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन PdV होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PdV दो dV के टर्म में तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, P को यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे। ये P होना चाहिए, सॉरी ये जो P जो है वो V के टर्म में होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो हम V इक्वल टू, हम जानते हैं PV इक्वल टू कितना होता है आपका, nRT होता है। देन PV इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज nRT अपॉन कितना होता है, V। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन दैट इज nRT अपॉन कितना हो जाएगा, V, और ये कितना हो जाएगा आपका dV। तो ये कितना हो जाएगा आपका, nRT बाहर निकल गया। और सपोज ये जो वॉल्यूम है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2 तक अगर जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 1/v इंटू dV हो जाएगा। देन फाइनली
एन आर टी क्या हो जाएगा आपका एल एन ऑफ कितना हो जाएगा, दैट इज V1 टू V2, देन फाइनली क्या मिलेगा ये पी वी सॉरी W इज टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, दैट इज एल एन V2 अपॉन V1 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर वर्क डन। क्लियर है क्या? देन नेक्स्ट देखते हैं पीवी डायग्राम नंबर 4। पीवी डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, पीवी डायग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिला था, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये मिला था, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपरबोला कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, दैट इज P वर्सेस V, ठीक है क्या, ये P वर्सेस V जो है कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से। देन नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डी क्यू इक्वल्स टू कितना होता है आपका डी यू प्लस पी डी वी, यही होगा, या आप बोल सकते हैं इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं डी डब्ल्यू, ये कितना है आपका डी डब्ल्यू है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए टी हमारा कांस्टेंट है, टी हमारा क्या है कांस्टेंट है, टी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर हम आइडियल गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यू जो है यू इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ टी, मैंने भी बताया था इंटरनल एनर्जी जब बताया था, तो यू इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ टी। अब अगर टी ही चेंज नहीं हो रहा है तो यू चेंज होगा क्या, टी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और ऐसे के केस में डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या कि हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है, और ये जो कंप्लीट जो है ये चेंज टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यू भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट कहलाएगा। अगर कांस्टेंट है तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन इसको इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन हीट जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। चेंज इन हीट जो होता है कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, चेंज इन आप जो हीट करते हो, या जैसे कोई आपके पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को आप अगर डी क्यू एनर्जी अगर दे रहे हो, कि कोई सिस्टम है और सिस्टम को आप अगर डी क्यू एनर्जी दे रहे हो, तो ये जो कंप्लीट हीट जो है ये किस में चला जाएगा आपका वर्क डन करने में चला जाएगा, किस में चला जाएगा वर्क डन करने में चला जाएगा। इंटरनल एनर्जी में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगी क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या होता है आपका U जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला प्रोसेस देख लेते हैं। कौन सा प्रोसेस है अगला हमारा, दैट इज नथिंग बट एडियाबेटिक प्रोसेस नंबर 4 आई थिंक, एडीए एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, कैमरा चेक कर लेते हैं पहले। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है हमारा, Q जो है हीट जो है वो क्या हो जाता है हमारा कांस्टेंट हो जाता है। Q क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, तो DQ जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा आपका, दैट इज द थिंग बट योर 0। DQ कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। चलिए दूसरा नंबर हम क्या देखते थे, पीवी वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो स्टेट इक्वेशन जो होता है वो होता है आपका PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कितना होता है आपका कांस्टेंट। PV टू द पावर गामा क्या होता है आपका कांस्टेंट। ये आपका स्टेट इक्वेशन होता है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जहाँ पे ये जो गामा जो होता है दिस इज नथिंग बट योर, दिस गामा इज नथिंग बट CP अपॉन CV। ठीक है, ये क्या होता है गामा जो है आपका CP अपॉन क्या होता है CV होता है। और साथ ही साथ अगर मैं CP को अगर मैं बताना चाहूँ तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और CV क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है क्या, और ये जो है इन दोनों के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक, हीट कैपेसिटी है जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्या, चलिए अब यहाँ तक ओके है। अब देखिए ये जो PV टू द पावर गामा है कांस्टेंट है, इसको डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इसी डिफरेंट फॉर्म से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है।
ठीक है क्या। तो चलिए देखते हैं इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला फॉर्म तो ये हो गया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्म आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए पी वी इज टू हम क्या लिखते हैं, आर टी लिखते हैं, एन आर टी लिखते हैं, एन इक्वल टू अगर 1 ले लूँ तो पी इज टू आर टी बनेगा। अब देखिए ये कौन से फॉर्म में है, पी और वी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, पी और वी के फॉर्म में है। हमको अगर वी और टी के फॉर्म में चाहिए तो पी को हमको हटाना पड़ेगा। तो पी इज टू कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट आर टी अपॉन वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर टी अपॉन वी हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दूं तो इक्वेशन नंबर 1 से आपका क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट आर टी अपॉन वी, और ये कितना हो जाएगा, वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को अगर मैं सपोज, चलिए कांस्टेंट ही लिख देते हैं, कांस्टेंट, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर नीचे चला जाएगा, है ना, ये आर जो है नीचे चला जाएगा, कांस्टेंट अपॉन आर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। देन फाइनली आपके पास क्या बचेगा, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट जो है क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन हो जाएगा, किसमें, टी और वी के टर्म्स में, ठीक है। एक और आप लिख सकते हो किसके टर्म में, ये तो आपका वी और टी के टर्म में हो गया। अब पी और टी के टर्म में अगर लिखना है, पी और टी के टर्म में लिखना है तो पी वी इज इक्वल्स टू कितना है आपका, आर टी, यहाँ पे वी को हटाना पड़ेगा तो वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर टी अपॉन कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको इन सब चीज़ों को याद अभी नहीं रखना है, केवल और केवल आप किसको याद रखिएगा, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, फिर बाकी चीज़ें आप निकाल लेंगे। क्लियर है क्या। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम हीट कैपेसिटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर से हम देखेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी, ठीक है क्या। अब चलिए देखिए ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या था आपका, कांस्टेंट था, तो यहाँ पे रख दीजिए पी वी, तो ये कितना हो जाएगा, आर टी अपॉन पी का पावर गामा, और ये कितना हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। आर उधर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये देखिए पी यहाँ पे 1 है और ये पी टू द पावर गामा हो जाएगा, टी टू द पावर गामा अपॉन पी टू द पावर गामा, दैट इज इक्वल टू कितना है आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। देन पी 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, एक और इक्वेशन मिल जाएगा। तो 3 प्रकार के यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स यहाँ पे बना देते हैं, हम यहाँ पे हम स्टिकी नोट्स बना देते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के जो हमारे रिलेशन होता है, तो पहला जो होता है पी वी टू द पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पी और वी और टी के फॉर्म में है तो वी गामा माइनस 1 टी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ नंबर 3 में क्या हो जाएगा आपका, पी 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्म होते हैं, इन तीनों फॉर्म को आपको याद करके रखना है, ठीक है क्या। ये 3 फॉर्म जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर से, कि कोई भी सा एक फॉर्म को हमको दे दिया जाएगा तो कौन सा सही है करके, विच वन इज़ करेक्ट, तो आपको, और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया रहेगा आपका, नन ऑफ दिस, है ना, नन ऑफ दिस, या कोई और अदर फॉर्म दे देगा, तो कौन सा फॉर्म जो है सही नहीं है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पर से आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो फॉर्म जो हम चेंज किए, ऐसा चेंज करने आपको आना चाहिए। क्लियर है क्या। चलिए अब इसमें वर्क डन देख लेते हैं। नंबर 3 वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो W इक्वल टू हम क्या लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन पी डी वी लेते हैं। तो यहाँ पे जो P जो है, हाँ ये क्या है आपका, पी वी टू द पावर गामा इज टू के है ना, के मतलब यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को के ले लिया है। देन P इज टू कितना हो जाएगा, के, और V टू द पावर कितना हो जाएगा आपका, गामा हो जाएगा। देन इंटीग्रेशन P कितना है आपका, के अपॉन V टू द पावर गामा, और इंटू कितना हो जाएगा आपका, DV हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। अब इसका इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे, है ना, तो मान लेते हैं कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक है आपका, V1 से V2 तक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, के को मैं बाहर करूंगा और ये V टू द पावर माइनस गामा चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, और नीचे माइनस गामा प्लस 1, और ये कहाँ से कहाँ तक आपका, V1 से V2 तक। तो ये कितना हो जाएगा आप के, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस गामा, और V2 को मैं पहले रखूँगा तो V2 माइनस गामा प्लस 1, और ये माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1, ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये कितना हो जाएगा आपका, W हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो P जो है, यहाँ पर से अगर मैं देखूँ तो पी वी टू द पावर गामा इज टू कितना होता है, के होता है। तो इसी में अगर मैं P1 V1 गामा के करूँ तो ये भी इसके बराबर होगा, और साथ ही साथ आपका P2 V2 गामा भी है, वो भी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। उसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस के को मैं अगर अंदर लेके जाऊँ, ठीक है क्या, के को मैं अगर अंदर लेके जाऊँ तो, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए
दैट इज P1 इज टू के अपॉन V1 टू द पावर गामा, और यहाँ पर से P2 इज टू इसके नीचे ले आइए, इसके K के नीचे, तो कितना हो जाएगा P2 जो है आपका V2 टू द पावर गामा के बराबर हो जाएगा। P1 जो है K अपॉन V1 टू द पावर गामा और P2 जो है K अपॉन V2 टू द पावर गामा के बराबर हो जाएगा। तो ये K को मैंने क्या किया, अंदर लेके चला गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका K। अब यहाँ पे देखिए V2 को अकेला छोड़ दिया और नीचे वाला जो V2 टू द पावर माइनस गामा है ये कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। ये माइनस कितना हो जाएगा आपका K V1 और ये V1 टू द पावर गामा कुछ इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस गामा K अपॉन V2 टू द पावर गामा, K अपॉन V2 टू द पावर गामा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट योर P2 V2 माइनस कितना हो जाएगा, P1 V1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्क डन। इस वर्क डन को आपको याद करके रखना है, ये डायरेक्ट पूछा आ सकता है, ठीक है। इसी को दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें, है ना, इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, दैट इज W इज टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा जो है इसको मैं 1 प्लस गामा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस गामा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। दैट इज 1 माइनस गामा है तो गामा माइनस 1 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका P1 V1 माइनस कितना हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हो। साथ ही साथ एक और फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखिए PV इज टू कितना होता है आपका nRT होता है, तो यहाँ पे P1 V1 दैट इज इक्वल टू nRT1 हो जाएगा और आपका P2 V2 जो है कितना हो जाएगा, nRT2 हो जाएगा। तो ये दो फॉर्म में आप और लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन गामा माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए nR T1 माइनस कितना हो जाएगा, nR कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं लिखूं तो गामा माइनस 1 और ये nR को मैंने कॉमन कर दिया बाहर, अंदर क्या बचा आपका T1 माइनस T2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आप वर्क डन को रिप्रेजेंट कर सकते हो किसमें, आप एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है क्या। तो ये हो गया आपका दैट इज W इज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 और कितना हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 और साथ ही साथ आगे कितना हो जाएगा आपका दैट इज nR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं वर्क डन के लिए, ये दोनों जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है क्या। ये दोनों जो है क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। चलिए ठीक है क्या, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं PV डायग्राम की अगर मैं बात करूं, PV डायग्राम की, ठीक है, तो PV डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू K है, K मीन्स कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, K अपॉन V टू द पावर गामा हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से P इज इक्वल टू K अपॉन V टू द पावर गामा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फिर से क्या बनेगा आपका, हाइपरबोला बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। ये P हो गया आपका और ये कितना हो जाएगा आपका V हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनेगा, ठीक है क्या, PV टू द पावर गामा। यहाँ तक क्लियर है। साथ ही साथ अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अगर देखूँ, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर देखूं तो इसमें क्या मिल जाएगा मुझे, देखिए ये आइडियाबेटिक प्रोसेस है आपका, ये कौन सा प्रोसेस है आपका, आइडियाबेटिक प्रोसेस है। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर कांस्टेंट। तो डी क्यू क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा, डी क्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका, क्लियर है। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका डी यू प्लस कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू। इट मीन्स डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है कि इसमें डायग्राम कैसे बनता है। शुरू से देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम क्या पूछा था, 2019 या 18 की ही बात है कि कार्नो जो इंजन हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कार्नो इंजन का कैसे बनता है आपका PV डायग्राम जो है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा बनता है। ये कुछ इस प्रकार से दो आइसोथर्मल होते हैं और दो क्या होता है आपका, एडियाबेटिक होता है। तो उसी को पूछा हुआ था कि 2 आइसोथर्मल होते हैं कि एडियाबेटिक होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था। तो उसमें आपका लिखना था कि एक आइसोथर्मल ऐसा दिया हुआ था, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल आइसोबारिक, आइसोथर्मल आइसोकोरिक एडियाबेटिक, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो आइसोथर्मल और आपका कौन सा एडियाबेटिक वाला जो है सही ऑप्शन था, कौन सा कॉम्बिनेशन उसमें रहता है ऐसा दिया हुआ था, ठीक है क्या। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है सेट में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर पाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनते हैं सेट में, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा बारी प्रोसेस से फिर से एक बार देख लेते हैं। P कॉन्स्टेंट रहता है, P कॉन्स्टेंट है तो डी पी इक्वल टू
कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। देन यहाँ से अगर देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा T हो जाएगा। देन V1/V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा T1/T2 हो जाएगा। वर्क डन की बात करें तो P V2 माइनस P1 हो जाएगा। वर्क डन कितना मिलेगा यहाँ पे P2 माइनस P1 मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या ये ठीक है क्या। देन नेक्स्ट पी डायग्राम की अगर बात करें तो पी डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो पी कांस्टेंट रहेगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, ये क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल बनेगा कौन से एक्सिस के पैरेलल, आपके वी एक्सिस के पैरेलल, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है आपका फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपका इसमें तो कोई चेंजेस आपका होता नहीं है, तो ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो वी जो है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, वी क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। देन डी वी इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है, डी वी कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है, क्लियर। देन आके क्या होता है आपका ये जो आपका आइडियल इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि पी हमारा जो पी जो है वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है टी होता है। और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे वर्क डन, हाँ यहाँ पे आपको वर्क डन आपको याद रखना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वी हमारा क्या है कांस्टेंट है, अगर वी कांस्टेंट है तो डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका वर्क डन जो है वो कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट पी डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो पी डायग्राम में एक सिंगल लाइन मिलेगा वर्टिकल लाइन पी एक्सिस के पैरेलल, पी एक्सिस के पैरेलल सिंगल एक आपका क्या मिलेगा वर्टिकल लाइन बस मिलेगा और कुछ यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्या फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो डी वी वाला जो टर्म है दैट इज डी वी इक्वल टू कितना है आपका 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। देन जो भी आप यहाँ पे हीट दोगे है ना, यहाँ पे जो भी हीट दे रहे हो वो उसके क्या करेगा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में मदद करेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में मदद करेगा, ठीक है। और आपका जो वर्क डन जो है वो तो पहले ही 0 हो गया है, वर्क डन तो आपका क्या हो गया है पहले ही 0 हो गया है, क्लियर है क्या। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ देन नेक्स्ट क्या है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी है ना, तो इसमें क्या होता है आपका टी कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका टी कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो इसका भी ग्राफ जो है कैसे बनेगा आपका हाइपरबोलिक बनेगा, 1/v आ रहा है मतलब ये क्या हो जाता है आपका हाइपरबोलिक हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या बनेगा ये कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। देन इसकी वर्क डन की अगर बात करें तो इसका वर्क डन आपको बहुत ही इजी, देखिए एन आर टी और ln V2/V1 इसको याद रखना है आपको, है ना। ये W जो है ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसका वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है nRT और ln V2/V1। एक तो हो गया आपका कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, और साथ ही साथ एडियाबेटिक, ये दोनों का जो वर्क डन जो आपको मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आपका पीवी डायग्राम, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अगर हम देखें तो हमारा जो टी जो है वो क्या है कांस्टेंट है, टी अगर हमारा कांस्टेंट है, मैंने शुरुआत में लेक्चर में बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी हमारा जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो टेम्परेचर का फंक्शन है और टेम्परेचर हम आकर कांस्टेंट ले रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर इंटरनल एनर्जी हमारा कांस्टेंट है तो डी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो डी यू अगर हमारा 0 हो गया, देखिए यहाँ पे डी यू कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो गया, तो डी क्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया, जो भी हम हीट दे रहे हैं उससे केवल और केवल क्या हो रहा है, केवल वर्क डन हो रहा है। आप यहाँ पे वर्ड्स में लिख लीजिएगा, है ना, गिवन हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, केवल यहाँ पे बोल के ही बता रहा हूँ कि जो भी आप हीट दे रहे हैं, जो भी आप हीट दे रहे हैं यहाँ पर से सिस्टम को, वो क्या कर रहा है उसको वर्क डन में क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है। जितना हीट दे रहे हैं वो क्या हो जा रहा है उसमें वर्क डन के रूप में क्या हो जा रहा है कन्वर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है आपका क्यू कांस्टेंट होता है, डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है। स्टेट इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे, स्टेट इक्वेशन जो हम पी वी इक्वल टू nRT लेते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। देन गामा इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है आपका CP/CV होता है, कितना होता है CP/CV। हीट कैपेसिटी के बारे में जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कैसे हीट कैपेसिटी की वैल्यू और साथ ही साथ ये जो गामा की जो वैल्यू है वो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 3 फॉर्म आता है, एक पीवी के फॉर्म में, एक दूसरा वीटी के फॉर्म में, तीसरा पीटी के फॉर्म में, ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है ना। तो इसको आपको क्या करना है याद रख करके रखना है
है ना। इसको आपको 3 फॉर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है, इन तीनों को आपको क्या रखना है, याद रखना है, और तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है क्या। चलिए, तो ये 3 फॉर्म हो गया आपका। देन नेक्स्ट है, और यहाँ पे ये जो वर्क डन का जो फार्मूला आया है एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन का फार्मूला जो होता है दैट इज W इक्वल्स टू 1/, गामा -1 P1 V1 इज माइनस P2 V2। ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट ओरली आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सेट में देखिए 100 क्वेश्चन है आपके पास, तो 100 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। तो कुछ तो मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि पहले से, अब ये सब आप निकालने जाओगे तो इसमें टाइम लग जाएगा, इसमें 10 मिनट आपको टाइम ऐसे ही लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ फंसने वाला केस होता है ना। यहाँ पे जो हम K/V2 पावर गामा, K/V1 टू पावर गामा, ये जो हम निकालते हैं इसमें हम थोड़ा सा फंसने वाला केस देखते हैं। तो आपको डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 1/γ-1 P1 V1 माइनस P2 V2। ये अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आप टिक करते हुए आगे निकल जाओगे, और जो है आप समय की जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, जो 2 घंटे में आपको जो सॉल्व करने रहते हैं 100 क्वेश्चन, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कितना हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो है, इसी को दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ NR, ये आपका गामा है जी, है ना, ये आपका गामा है, ये आपका गामा कर लीजिएगा इसको, दैट इज γ-1 T1 माइनस T2, है ना, एन आर अपॉन टी γ-1 दैट इज T1 माइनस T2। ये कुछ इस प्रकार से है। तो आपको इन सारी चीज़ों को क्या करना है, याद करके रखना है। उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से आपका PV डायग्राम, और साथ ही साथ आपका क्या होता है, ये जो इंटरनल एनर्जी है वो निगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी जो इसमें होता है वो क्या होता है आपका, निगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, सारी चीज़ें जो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि कोई सिस्टम जो है डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए, जैसे पहले आइसोबारिक हुआ, फिर आइसोबारिक के बाद आइसोकोरिक हो गया, फिर आइसोकोरिक के बाद फिर से आइसोबारिक हो गया, आइसोबारिक के बाद फिर से आइसोकोरिक हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से जहाँ से ये स्टार्ट किया था, ऐसे घूम फिर के, मतलब डिफरेंट प्रोसेस से होके ये फिर से क्या होता है, उसी पॉइंट में फिर से वापस आ जाता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है क्या। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल पॉइंट है और आपका फाइनल पॉइंट है, ये दोनों क्या होता है आपका, सेम होता है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लिया जाए ये PV डायग्राम है आपका, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। और ये कोई प्रोसेस जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कुछ इस प्रकार से इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर इधर से फिर से यहाँ पे वापस आ गया। तो ये कुछ इस प्रकार का प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस में बेसिकली की क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, दोनों में सेम होते हैं। तो जैसे मैं अगर इंटरनल एनर्जी की अगर बात करूँ, है ना, तो इंटरनल यहाँ पे नोट है ना, यहाँ पे नोट है आपका, नोट आपको याद रखना है, ठीक है क्या। देखिए जो हमारा इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो U जो होता है दैट इज़ नथिंग बट पॉइंट फंक्शन। ये क्या होता है आपका, पॉइंट फंक्शन होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब पॉइंट पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल अगर सेम हो जाए तो ये कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, या इसमें D इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ये डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी भी क्या होता है आपका, पॉइंट फंक्शन होता है। ये भी क्या होता है आपका, पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है क्या। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है, D इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है क्या। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा जो वर्क डन जो होता है, वर्क डन। तो वर्क डन के केस में ये क्या होता है आपका, पाथ फंक्शन होता है। ये पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन। जैसे किसी प्रोसेस को मैं, है ना, किसी प्रोसेस को सपोज़ ये मुझे क्या करना है कि ये सपोज़ कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है। अब अगर मैं इस पॉइंट से AB
बी की ओर से अगर ऐसा कुछ जा रहा हूँ तो इसमें डिफरेंट वर्क डन होगा। इधर से अगर इधर ऐसे जा रहा हूँ तो इसमें डिफरेंट वर्क डन होगा, और यहीं से अगर ऐसे सीधे जा रहा हूँ तो इसमें डिफरेंट वर्क डन होगा। ठीक है क्या? तो ये पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के साथ साथ आपका इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के साथ साथ आपका क्या, एंट्रोपी, ये दोनों क्या होते हैं आपके पॉइंट फंक्शन होते हैं। और साथ ही साथ आपका वर्क डन जो है वो क्या होता है आपका पाथ फंक्शन होता है। वर्क डन क्या होता है आपका पाथ फंक्शन होता है। ये जो है आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ यू इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यू फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो डी यू इक्वल टू हो जाएगा वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में भी आपको क्या मिलेगा, ये जो डी यू जो है, ये डी यू जो है वो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। और साथ ही साथ साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी क्यू इक्वल टू कितना होता है आपका डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी क्यू जो हीट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल जो हीट जो है वो क्या हो जाएगा वर्क डन के बराबर हो जाएगा। टोटल जो हीट जो है वो क्या हो जाएगा आपका वर्क डन के बराबर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ना। एक तो पॉइंट फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन के कारण क्या होता है आपका, ये जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर डी इक्वल टू 0 है तो आपका जो हीट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन हीट जो है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज योर वॉल्यूम एक्सिस। ये कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बना हुआ है। दिस इज योर P1, दिस इज योर P2, दिस इज योर V1 एंड दिस इज योर V2। ये कुछ इस प्रकार से है आपका। ठीक है, और प्रोसेस जो है कुछ इस प्रकार से आपका अगर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है, वर्क डन अगर निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड वर्क डन। ठीक है क्या? देखिए तो आप दो तरह से यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकालेंगे आप वर्क डन जो है, तो देखिए पहले जब हम इसको पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो कैटेगराइज करने के लिए मैं इसको ले लिया सपोज A B C D, ये कुछ इस प्रकार से आपका। तो A से जब B की ओर जाओगे है ना, तो वर्क डन जैसे मुझे कंप्लीट निकालना है, इसका मुझे वर्क डन निकालना है। तो मैं दो तरीके से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वर्क डन आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? तो चलिए देखिए मेथड नंबर वन में हम क्या करेंगे, देखिए तो वर्क डन जैसे मैं A से B अगर निकालता हूँ दैट इज W1 है ना, तो ए बी इसको लिख देता हूँ। तो ए बी जो है देखिए, जिसमें V क्या है आपका कांस्टेंट है, V क्या है आपका कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये क्या है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में dV इक्वल टू 0 होता है, तो उसका वर्क डन कितना मिलता है, 0 मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स जहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या प्रोसेस बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस में क्या हो जाएगा आपका वर्क डन जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज WBC की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका कांस्टेंट प्रेशर वाला है ना, कांस्टेंट प्रेशर है। और प्रेशर जो है देखिए, प्रेशर कितना है वहाँ पे हम देखे थे कि प्रेशर P इज इक्वल टू कितना होता है आपका V2 माइनस V1 होता है। ये कुछ इस प्रकार से आपका था, ऐसे ही निकाले थे ना V2 माइनस V1। ठीक है, जो आइसोबैरिक प्रोसेस था उसमें वर्क डन ऐसे निकाले थे V2 माइनस V1। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका कितना प्रेशर है वहाँ पे P2 प्रेशर है, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, V1 से V2 तक जा रहा है, V1 से V2। तो ये कितना हो जाएगा आपका V2 माइनस कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल क्या है आपका V2 है, तो V2 माइनस कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? देन नेक्स्ट हम अगर बात करें C2D की अगर मैं बात करूँ तो C2D में देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका, ये आपका फिर से वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट है तो फिर से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये कितना है आपका DA। अगर DA की अगर मैं बात करूं, D से कहाँ जा रहा है आपका A जा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा आपका P1 फिर से क्या है आपका कांस्टेंट है, और ये कहाँ से जा रहा है V2 से V1 में जा रहा है, तो V1 माइनस कितना हो जाएगा आपका V2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं तो टोटल वर्क डन जो होगा हमारा, टोटल वर्क डन। ठीक है, तो टोटल वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज WAB प्लस WBC
प्लस डब्ल्यू सी डी और कितना हो जाएगा आपका डब्ल्यू डी ए। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो सबको ऐड कर दीजिए, तो 0 प्लस P2 V2 माइनस V1 प्लस 0 प्लस P1 V1 माइनस कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा। देन फाइनली अगर मैं बात करूँ तो देखिए इन दोनों में V1 देखिए P2 और ये क्या है आपका V2 माइनस कितना है V1 और ये कितना है V1 माइनस V2, तो इसको अपोजिट कर देता हूँ, तो माइनस P1 ये कितना हो जाएगा V2 माइनस कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा। तो फाइनली ये V2 माइनस V1 मैंने कॉमन कर दिया और ये कितना हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 हो जाएगा। या इसको उलट के लिखना चाहो, ये कुछ इस प्रकार से P1 माइनस P2, इसको उलट दिया तो इसको भी उलट दे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा V1 माइनस V2 हो जाएगा, P2 माइनस P1 सॉरी P1 माइनस P2 और V1 माइनस V2। तो ये क्या मिल गया हमको, वर्क डन मिल गया। तो ये तो हो गया नॉर्मल ज़िंदगी, ये क्या है आपका नॉर्मल ज़िंदगी है। अब मेंटॉस ज़िंदगी देखते हैं, ठीक है। तो मेंटॉस ज़िंदगी में क्या होगा आपका मेथड नंबर 2, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, देखिए ये जो पीवी डायग्राम है ना, तो पीवी डायग्राम बेसिकली क्या देता है आपको, वर्क डन देता है। वर्क डन इक्वल टू कितना होता है आपका, देखिए वर्क डन जो है वो कितना होता है आपका, वर्क डन दैट इज W इक्वल्स टू P इंटू डी वी होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हैं हम, ऐसे करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व जो अभी जो आएगा है ना पीवी डायग्राम में, जो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये इसमें जो एरिया अंडर द कर्व जो रहेगा वही क्या देगा आपको, वर्क डन देगा, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है आपका एरिया अंडर द कर्व, एरिया है ना, यहाँ पे वर्क डन जो है दैट इज वर्क डन जो होगा वो क्या होगा इस केस में, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, आपको वर्क डन देगा। तो एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है उसको देख लीजिए। तो एरिया अंडर द कर्व दो एक्सिस है आपके, एक ये वाला एक्सिस हो गया है ना, मतलब इतना पार्ट और इतना पार्ट, एरिया अंडर द कर्व ये आपका कर्व हो गया। तो कर्व के अंदर कितना आपका एरिया आ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है आपका, इसमें दिस इंटू दिस हो जाएगा है ना। ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया जो है आपका लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ इंटू क्या होता है आपका विड्थ होता है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये कितना है आपका, देखिए ये कितना है, ये कितना लेंथ हो गया आपका, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आपका P2 है और यहाँ से यहाँ तक P1 है। तो क्या हो जाएगा आपका P1, ये जो इतना पार्ट निकालूंगा वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला पार्ट जो है कितना हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका V2 माइनस V1 हो जाएगा। वैसे ही कितना हो जाएगा आपका V2 माइनस V1 हो जाएगा। या इसको उलट के अगर लिखूँ तो कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा V1 माइनस V2 हो गया। ये समझ में आया क्या, ये डायरेक्ट देखिए, ये डायरेक्ट आपका क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया, ठीक है। तो ऐसा जो है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वर्क डन, ठीक है। ऐसा अगर पीवी डायग्राम दिया हुआ है तो उसे वर्क डन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या, किससे निकाल सकते हो, एरिया अंडर द कर्व। ये जो कर्व यहाँ पे दिया रहेगा उसका जो एरिया जो होगा वही क्या होगा आपका एरिया अंडर द कर्व होगा, दैट इज P1 माइनस P2 ये वाला लेंथ हो गया आपका और V1 माइनस V2 जो है ये वाला लेंथ हो गया, ठीक है क्या। तो इससे आप जो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके क्या निकाल सकते हो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, जो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से आप जो है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या। चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे आपको सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, सपोज ये मैं दे रहा हूँ, ये ऐसा है और ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट और ये आए वाला पार्ट और दाएं वाला पार्ट, ठीक है क्या। ये P2 हो गया, ये P1 हो गया आपका, दैट इज़ V1 हो गया, दैट इज़ V2 हो गया। तो इसमें एरिया अंडर द कर्व आपको निकालने हैं। इसमें क्या निकालना है आपको, फाइंड एरिया अंडर द कर्व या फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। और आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, और आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको केवल इतना ही बस निकालना है, ठीक है। दो फॉर्म में निकालना है, एक तो P के फॉर्म में निकालना है, एक P के फॉर्म में निकालिएगा और एक किसके फॉर्म में निकालिएगा, V के फॉर्म में निकालिएगा, ठीक है क्या। क्लियर है। चलिए ओके तो आज की क्लास को हम यहीं तक ओवर करते हैं। जितने भी मैंने फॉर्मूलेज वगैरह बताए हैं उसको एक बार आप लोग बना के देखिए, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं इन जनरल याद हो जाएंगी। केवल वर्क डन वाले पार्ट को आपको याद रखना है। वर्क डन वाले पार्ट को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वर्क डन वाला पार्ट है। जितने भी हमने यहाँ पे प्रोसेस देखे सब में आपको वर्क डन वाला पार्ट जो है वो करना ही है, याद रहना चाहिए डायरेक्ट जो है। और दूसरा जो मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और अगर टेम्परेचर
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और आपका काइनेटिक एनर्जी है कंप्लीटली, इंटरनल एनर्जी जो है कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, आपका काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसको आपको याद रखना रहेगा क्योंकि बाद में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होने वाली हैं। क्लियर है क्या? तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। थर्मोडायनेमिक्स तो आपका स्टार्ट हो गया है, कुछ ही दिन में इसको हम ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं एटॉमिक की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक से 1 से 2 लेक्चर और आएंगे आपके, और साथ ही साथ क्वांटम मैकेनिक्स में भी 1 से 2 लेक्चर आएंगे। मैथमेटिकल का कुछ पार्ट बचा हुआ है, आप लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसको देखने में, इस वजह से मैंने उसको वहाँ पे स्किप किया और क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू किया था। तो आप लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को जो है मेमोराइज़ करते जाइए। जितने भी आपके फार्मूलेज जो आप यूज़ हो रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स जो मैंने मेरा बनाने के आप लोग को बोला था, तो वो आप जो है रेगुलर बनाते हुए चलिए और उसको बार बार रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, जिससे ऐसा होगा कि आप सेट एग्जाम में डायरेक्ट देखेंगे और डायरेक्ट टिक करते हुए निकलेंगे तो आपका बहुत सारा समय जो है उसमें बच जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप वहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें वर्क डन वाला जो पार्ट आया तो उसको जाके आप अगर सॉल्व करेंगे वहाँ पे तो आपको ही दिक्कत होगी, उसमें 5 से 10 मिनट आप लोग का ज़बरदस्ती वेस्ट हो जाएगा। तो उसमें कोई मतलब नहीं है। बार बार जैसे आप पढ़ते जाएंगे या बार बार उसका रिवीजन करते जाएंगे तो सारा चीज़ जितने भी आपके फॉर्मूले हैं सारी चीज़ें आपको ये जो है याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।